नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको रोज की तरह बता दूं कि आज कौन कौन सा चैप्टर खोलने वाला हूं। एक्शन मोड में मोदी, यूपी में सीटें घटने पर महामंथन, हार की वजह क्या निकली, आज आपको यह बताऊंगा। नतीजों के बाद सीएम योगी का वो एक्शन जिससे यूपी में हड़कंप मचा है। दिल्ली जा रहे अखिलेश ने यूपी में बीजेपी के लिए कौन सा चक्रव्यूह रच दिया है, वो भी आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा क्या संघ और बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है? क्या कुछ बड़ा होने वाला है? क्या संघ का इशारा या तकरार बीजेपी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? क्या आज इसका चैप्टर भी है। साथ ही बात होगी मोदी ले आए वो नागास्त्र जो अपने आप आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा देगा। भारत का वो हथियार जिससे बॉर्डर पार गए बिना मिशन पीओके पूरा हो जाएगा। क्या आज ये भी दिखाऊंगा। और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के वो वीडियो जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति हर थोड़ी देर में गजनी मोड में क्यों आ जाते हैं, यह भी आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। G7 समिट के लिए इटली पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कई राष्ट्रीय अध्यक्षों से मुलाकात की है। कुछ देर पहले पीएम मोदी ने इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने हाथ जोड़कर एक दूसरे को नमस्ते किया। इसके बाद पीएम मोदी ने पोप फ्रांसिस से भी मुलाकात की। इससे पहले पीएम मोदी कई राष्ट्रीय अध्यक्षों से मिले। उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों और ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक से भी मुलाकात की। लेकिन रूस और यूक्रेन जंग के बीच सबसे ज्यादा चर्चा पीएम मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की हो रही है। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने एक दूसरे को गले भी लगाया। बंगाल के बहरामपुर से टीएमसी के टिकट पर सांसद चुने गए पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान नए विवाद में फंस गए। गुजरात में वडोदरा के नगर निगम ने यूसुफ पठान को नोटिस भेजा है। यूसुफ पठान पर वडोदरा में अपने घर के बगल में नगर निगम के एक प्लॉट पर अवैध कब्जे का आरोप है। नगर निगम की तरफ से भेजे गए नोटिस में 15 दिनों के अंदर अवैध कब्जा खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया है। दिल्ली में फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। ये जाति प्रमाण पत्र दिल्ली सरकार के रेवेन्यू विभाग से इशू किए जा रहे थे। मामले का खुलासा होने के बाद एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ने के लिए पुलिस ने एक जनरल कैटेगरी के शख्स का जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए भेजा। आरोपियों ने 3500 रुपए लेकर उस शख्स का ओबीसी का सर्टिफिकेट बना दिया, जिसके बाद पुलिस ने गिरोह का भंडाफोड़ किया। कोलकाता के एक्रोपोलिस मॉल में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग लगने की वजह से कई लोग मॉल के अंदर बनी दुकानों और दफ्तरों में फंस गए। बताया जा रहा है कि आग शॉपिंग मॉल के ऊपरी मंजिल पर स्थित फूड कोर्ट से भड़की और देखते ही देखते दूसरी मंजिलें भी आग की चपेट में आ गई। आग की वजह से भरे धुएं को बाहर निकालने और अंदर फंसे लोगों को बचाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम को मॉल के शीशे तोड़ने पड़े। इटली की संसद में सांसदों के बीच एक बिल को लेकर जमकर लात घूंसे चले हैं। संसद के अंदर मारपीट का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि इटली के कुछ इलाकों को स्वायत्तता देने से जुड़े बिल को लेकर विवाद हुआ। देखते ही देखते विवाद बिल का समर्थन करने वाले और विरोध करने वाले सांसदों के बीच हाथापाई में तब्दील हो गया। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास, एक्शन मोड में मोदी, यूपी में सीटें घटने पर महामंथन, हार की वजह क्या निकली, नतीजों के बाद सीएम योगी का वो एक्शन जिससे यूपी में हड़कंप मचा है, दिल्ली जा रहे अखिलेश ने यूपी में बीजेपी के लिए कौन सा चक्रव्यूह रच दिया है। सबसे पहले इसका चैप्टर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त इटली में, जहां वो वर्ल्ड लीडर से मिल रहे हैं और दुनिया के मुद्दों पर मंथन कर रहे हैं। वो इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी से भी मिले हैं। दूसरे नेताओं से भी उनकी मुलाकात हुई, बातचीत हुई है। लेकिन नरेंद्र मोदी उधर जो मंथन करें उससे अलग यहां देश में भी एक मंथन चल रहा है। और वो मंथन बीजेपी और आरएसएस के अंदर चुनाव नतीजों को लेकर चल रहा है। वैसे तो यह बहुत बड़ी बात है कि कोई प्रधानमंत्री लगातार तीसरा चुनाव जीत जाए। 60 साल में जो कोई ना कर सका वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया कि तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बने। इस बड़ी जीत के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम रिलैक्स नहीं दिख रहे। वो उन कमियों को देख रहे हैं जिसकी वजह से बीजेपी अपने निर्धारित लक्ष्य से कुछ दूर रह गई। लेकिन पहले आप ये देखिए कि इस देश में करीब 10 साल सत्ता में रहने के बाद कोई पार्टी अगर चुनाव में उतरी है तो उसका क्या हाल होता रहा है। जैसे साल 1980 से 1989 इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने लगातार सरकार चलाई। साल 1984 में कांग्रेस को बंपर 414 सीटें तक मिली।
लेकिन साल 1989 के चुनाव में कांग्रेस की सीटें घटकर 197 पर आ गईं, यानी 5 साल में सीधे 217 सीटों का नुकसान, 52% सीटें कम हो गई। वोट शेयर की बात करें तो कांग्रेस लगभग 9-10 साल के इस राज में 1984 में 80 से न गिनिए, 1984 का भी देखिए तो 1984 में वोट शेयर कांग्रेस का 46.8% था, जो 1989 में 7.3% घटकर 39.5% रह गया। फिर मनमोहन सिंह ने सरकार देखिए 10 साल चलाई, 2004 से 2014। कांग्रेस की सीटें 2009 में 206 आई, जो 2014 में 44 पर आ गई, यानी 162 सीटें 5 साल में घट गई। 78% का ड्रॉप हुआ सीटों में। और 2009 में कांग्रेस का वोट शेयर 28.5% के करीब था, जो 5 साल में घटकर 19.31% रह गया, यानी 9.25% का ड्रॉप। और अब जरा नरेंद्र मोदी का परफॉर्मेंस देखिए। उन्होंने साल 2014 से 2024 तक 10 साल के कार्यकाल में जिस तरह से राज किया, 2019 में उनको 303 सीटें आई थी, इस बार 2024 में 240 सीटें आई हैं, यानी 63 सीटें कम हुई, यानी सीटों का ड्रॉप 20% है। और 5 साल में बीजेपी का वोट शेयर मात्र 0.8% गिरा है, 1% भी नहीं, 0.8%। 2019 में बीजेपी का वोट शेयर 37.3% था, 2024 में 36.5% पे आ गया। यानी अगर आप देखिए नरेंद्र मोदी की उपलब्धि, नेहरू के बाद वो इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने तीसरी बार लगातार शपथ ग्रहण किया है बतौर प्रधानमंत्री, लेकिन 10 साल सरकार चलाने के बाद किस तरह से सबसे कम सीटों में गिरावट और सबसे कम वोट शेयर में गिरावट, बावजूद इसके माहौल यह है कि नरेंद्र मोदी जैसे हार गया। यानी 10 साल में सीटों में सिर्फ 20% की कमी और वोट शेयर में मामूली कमी हुई, फिर भी यह नरेंद्र मोदी की बीजेपी है जो रिलैक्स होकर नहीं बैठी है। बीजेपी ने यूपी में जो खराब प्रदर्शन हुआ उसकी वजह तलाशना शुरू कर दिया। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जैसी उम्मीद थी वैसे नतीजे उत्तर प्रदेश में नहीं आए, और नतीजे आने के 10 दिन बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी का संगठन सक्रिय हो चुका है। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन की क्या वजह रही, इसके लिए संगठन की बैठक हो गई है। उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने आज लखनऊ में पार्टी दफ्तर में एक अहम बैठक ली। इस बैठक में लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर चर्चा हुई है। बैठक में सभी 80 लोकसभा के कैंडिडेट मौजूद थे, यह बताया जा रहा है। चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खराब प्रदर्शन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी के कई नेताओं ने खुलकर भीतरघात की बात कही। अब बीजेपी बाकायदा इसकी पड़ताल कर रही है और इसके लिए 3 लेयर सिस्टम बनाया है बीजेपी ने। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने सभी उम्मीदवारों से रिपोर्ट मांगी। भाई उम्मीदवार को सबसे पहले पता चलेगा ना कि क्यों हारा या क्यों वोट कम हुआ, तो उम्मीदवार से रिपोर्ट मांगे कि तुम बताओ क्या हुआ। फिर जीतने वाले और हारने वाले सभी उम्मीदवार बंद लिफाफे में रिपोर्ट देंगे। इसके अलावा 2 सदस्यों की एक कमेटी का गठन भी किया गया है। यह कमेटी हर लोकसभा क्षेत्र में जाएगी और रिपोर्ट तैयार करेगी। मतलब जो कैंडिडेट ने बोल दिया वही नहीं, ये एक कमेटी जाएगी हर लोकसभा क्षेत्र में, पूछेगी कि अच्छा आपके हिसाब से क्या हुआ बताइए, और फिर रिपोर्ट तैयार करके देगी। उम्मीदवारों की हार के पीछे क्या फैक्टर थे, क्या कमी रह गई, ये सब ढूंढा जाएगा। जीतने वाले उम्मीदवारों की जीत का मार्जिन क्यों कम हुआ, वोट कैसे कम हुए, यह भी तलाशा जाएगा। यह कमेटी ग्राउंड पर जाकर बीजेपी के खराब प्रदर्शन की वजह तलाशेगी। इसके अलावा बीजेपी में एक इंटरनल रिपोर्ट भी तैयार की जा रही है। इंटरनल रिपोर्ट मंडल स्तर पर तैयार की जा रही है। ये तीनों रिपोर्ट बीजेपी हाईकमान को भेजी जाएगी और उसके बाद फैसला लिया जाएगा कि आखिर कमी कहां रही, हार का गुनहगार कौन, हार किसकी वजह से हुई, कहां कमी रह गई, क्या सुधारना है, ताकि 2029 या 2027 के यूपी चुनाव में ऐसी गलतियां ना हो। इस लेवल पे बीजेपी में काम शुरू हो चुका है। इन तीनों रिपोर्ट के आधार पर बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व आगे फैसला करेगा। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को सुनिए, जो पूरे प्रोसेस के बारे में बता रहे हैं। फिर आपको बताऊंगा कि बीजेपी के हारे उम्मीदवारों ने हार के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया। अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से हम लोगों ने तय किया है। तो आज कानपुर क्षेत्र के सभी अपने माने प्रत्याशियों को बातचीत करने, उनके अनुभव चुनाव के जानने के लिए हम लोगों ने बुलाया है। ऐसे ही हम लोग अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से वहां जाकर उन सारे विषयों का आकलन करेंगे जिस प्रकार से ये परिणाम आया। हम बातचीत कर रहे हैं, जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं और उसके आधार पर अपनी पूरी रिपोर्ट बनाकर प्रदेश केंद्र को भेजें। यानी यहां रिपोर्ट बननी शुरू हो गई, वहां कांग्रेस का अलग हिसाब चल रहा है, वो भी आगे बताऊंगा। अभी तक जिन जिन उम्मीदवारों ने अपनी रिपोर्ट जमा की है उसमें चौंकाने वाली बातें सामने आ रही। ज्यादातर हारे हुए नेताओं ने भीतरघात को हार की वजह बताया है।
कुछ नेताओं ने कहा कि विधायकों से सहयोग नहीं मिलने की वजह से हार हुई। कुछ नेताओं ने अफसरों से सहयोग नहीं मिलने से हार की बात कही है। कुछ नेताओं ने संविधान बदलने वाले नैरेटिव को हार की वजह बताया है कि वो जो झूठ फैलाया गया कि नरेंद्र मोदी 400 सीटें लाएंगे, संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, ये जो झूठ नीचे तक पहुंचा पाया विपक्ष का पूरा इकोसिस्टम, उसको भी हार की वजह बता रहे हैं बीजेपी के कुछ नेता। इन सब में सबसे ज्यादा चर्चा भीतरघात को लेकर हो रही है। बांदा से बीजेपी के उम्मीदवार आरके सिंह पटेल ने भी भीतरघात को हार के लिए जिम्मेदार ठहराया। सुनिए आरके सिंह पटेल को, फिर बताऊंगा कि यूपी बीजेपी में चल रहे मंथन के बीच सीएम योगी वाराणसी में क्या कर रहे हैं। मैं अपनी सीट की बात कर रहा हूं, जहां से मैं बांदा चित्रकूट से हूं, और मेरी सीट पर जो हुआ है वो अपने भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद, पूर्व विधायकों ने जम करके खुल करके विरोध किया, मंचों पर नहीं आए। और वो माफिया टाइप के लोग जो बालू का धंधा करने चित्रकूट गए थे, वहाँ के रहने वाले नहीं थे। वहाँ से मेरी सीट जब खाली हुई थी 2019 में श्री आनंद शुक्ला जी को, तो उसको वहाँ से हम लोगों ने विधायक बना करके विधानसभा में भेजा। लेकिन जब उसको 22 में टिकट नहीं मिला तो वो नाराज होकर के ऐसे लोगों ने अपनी जातिगत दुहाई दे करके लोगों को इकट्ठा किया और इस चुनाव में नुकसान पहुँचाने के लिए उन्होंने पूरा प्रयास किया। लखनऊ में बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिन के दौरे पर वाराणसी पहुंच गए। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी 18 जून को वाराणसी आने वाले हैं। चुनाव जीतने के बाद पीएम मोदी का यह पहला वाराणसी दौरा होगा। पीएम मोदी वाराणसी की जनता का आभार व्यक्त करेंगे। पीएम मोदी के आने से पहले वाराणसी में तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीएम योगी खुद गए। सीएम योगी 2 दिन वाराणसी में रहेंगे और पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों पर नजर रखेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही एक्टिव दिख रहे हैं। प्रशासन को टाइट करने के साथ सारे रुके हुए काम पूरे हो रहे हैं और ऐसा ही रुका हुआ काम था अकबर नगर में अवैध अतिक्रमण हटाना। लखनऊ में कुकरैल नदी के किनारे अतिक्रमण करके बसाए गए अकबर नगर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन जारी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अकबर नगर में यह बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। अकबर नगर में जितने भी मकान दुकान बने वो सारे अवैध थे। कुकरैल नदी के किनारे बने अकबर नगर की वजह से कुकरैल नदी एक नाले में बदल गई। नदी के इलाके में ही लोगों ने अपने घर और दुकानें बना लिए। सालों से यहां पर अतिक्रमण होता रहा। स्थिति यह हो गई कि अकबर नगर 1 और अकबर नगर 2 नाम की 2 कॉलोनियां बन गई। अब इन्हें तोड़ा जा रहा है। 10 जून से अकबर नगर में अवैध निर्माण तोड़ने का सिलसिला शुरू हुआ और योगी का बुलडोजर तेजी से चल रहा है। आज भी चला। 4 दिन में 450 से ज्यादा अवैध मकान तोड़ दिए गए। कुल 1100 अवैध मकानों को तोड़ा जाना है। एलडीए की टीम 2 शिफ्ट में काम कर रही है। 5वें दिन भी अतिक्रमण हटाया जा रहा है। 12 पोकलेन मशीन और 9 जेसीबी को इस काम के लिए लगाया गया है। अकबर नगर को लेकर राजनीति भी हो रही है क्योंकि इलाके का नाम अकबर नगर है, तो इस मामले में भी हिंदू मुसलमान होने लग गया। उसके बारे में आपको विस्तार से आगे बताऊंगा। पहले देखिए अकबर नगर से ग्राउंड रिपोर्ट, कैसे योगी का बुलडोजर मॉडल वहां काम कर रहा है। लखनऊ के अकबर नगर में ध्वस्तीकरण का फेज 2 आज भी जारी है। दरअसल पूरे अकबर नगर को साफ करना है और इसी लिहाज से जो फेज 2 का कार्यक्रम है, फेज 1 में जो घर थे उनको ध्वस्त किया गया है, जो अवैध निर्माण थे उनको ध्वस्त किया गया है और फेज 2 में कार्रवाई जो है अब जारी है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 बुलडोजर आपको यहाँ पर दिखेंगे जो लगातार जो अवैध निर्माण है उनको गिराने का काम कर रहे हैं। अवैध मकान और कमर्शियल प्रतिष्ठान थे, उन सबको ध्वस्त कर इस क्षेत्र को इको टूरिज्म का हब बनाने की कोशिश कर रही होगी सरकार। इसके लिए जो है वो बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। सरकार का दावा है कि जो सपा के माफिया थे उन्होंने अपने फायदे के लिए अकबर नगर में अवैध बस्ती बसा दिया था। जो लोग इन मकानों में रह रहे थे उनको सरकार बकायदा जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है वो आवास भी दे रही है। किस तरह की पुलिस व्यवस्था की गई है वो भी एक बार तस्वीरें आपको दिखाई देते हैं कि कैसे जो है बड़ी संख्या में फोर्स जो है वो डिप्लॉय किया गया है और वो फोर्स की कोशिश ये है कि जो लोग अभी भी इन घरों में है उनको निकाला जाए। उसके बाद जो पूरी प्रक्रिया है बुलडोजर की वो चले। अकबर नगर में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही है, लेकिन इस पर भी राजनीति शुरू हो गई। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने अकबर नगर में अवैध निर्माण गिराए जाने को मुसलमानों से जोड़ दिया। ओवैसी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि चुनाव के नतीजों के बाद मुल्क के कई हिस्सों में मुसलमानों पर हमलों के मामले बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2 मौलानाओं का कत्ल कर दिया गया। अकबर नगर में मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चला दिया गया। क्या संघ परिवार मुसलमानों से बदला ले रहा है?
ओवैसी खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता साबित करने के लिए बिना सच्चाई जाने कुछ भी लिख देते हैं, बोल देते हैं, जबकि अकबर नगर की सच्चाई बिल्कुल अलग है। ओवैसी शायद अकबर नगर के नाम के आधार पर आरोप लगा रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि अकबर नगर में हिंदू मुसलमान दोनों समुदाय के लोग रहते हैं। अकबर नगर में जो अवैध निर्माण हुआ उसमें सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि बहुत सारे हिंदू भी हैं जिनके मकान और दुकान गिराए जा रहे हैं। हिंदुओं के भी मुसलमानों के भी मकान दुकान गिर रहे हैं। यहां पर हो रहे एक्शन में किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा। अकबर नगर में कई मस्जिद और मंदिर भी बने हुए हैं लेकिन उनको नहीं तोड़ा गया। यह तस्वीर आप खुद देखिए, तमाम मकान और दुकान तोड़ दिए गए लेकिन मंदिर वहीं खड़ा है। उसी तरह से अकबर नगर में बनी 3 मस्जिदें भी शान के साथ खड़ी हैं। ना मुसलमानों के धार्मिक स्थलों को तोड़ा गया, ना हिंदुओं के धार्मिक स्थल को तोड़ा गया। लेकिन ओवैसी इसमें भी मुसलमान का एंगल ढूंढ के ले आए। देखिए अकबर नगर से एक और ग्राउंड रिपोर्ट। लखनऊ के अकबर नगर में योगी सरकार के बुलडोजर अवैध निर्माण के खिलाफ चल रहे हैं। तस्वीरों में आपको देखेंगे 7 बुलडोजर जो है वो आज भी गरज रहे हैं, वो आज भी जो अवैध निर्माण है उन्हें गिरा रहे हैं और ये कार्रवाई बिना किसी भेदभाव के सबके खिलाफ हो रही है। जो भी इलीगल तरीके से यहाँ पे रह रहे थे, चूंकि ये पूरा निर्माण माना जा रहा है कि इलीगल था, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये कार्रवाई यहाँ पर एलडीए के द्वारा की जा रही है, योगी सरकार के द्वारा की जा रही है और इसमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है क्योंकि इन इलाकों में बड़ी संख्या में अगर मुसलमान रहते हैं तो हिंदू भी उतनी संख्या में इन इलीगल जो निर्माण थे उसमें अवैध निर्माणों में रह रहे थे। तो लिहाजा कोई भेदभाव की बात नहीं। यहाँ पे अगर मंदिर सुरक्षित रखे गए अभी तक तो मस्जिद भी सुरक्षित है। देखिए जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है वो आगे चल रही है लेकिन यहाँ रोड के किनारे एक मंदिर है वो सुरक्षित है। दूसरा मंदिर आपको दिखाया सामने वो भी सुरक्षित है, वहां भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आसपास के जो घर है उसको गिराए जा रहे हैं और ये घर किसी के भी हो सकते हैं, हिंदू के भी हो सकते हैं, मुस्लिम के भी हो सकते हैं। बड़ी संख्या में हिंदू और मुसलमान दोनों जो इन घरों में अवैध रूप से रह रहे थे उन पर ये कार्रवाई चल रही है। दूसरा तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये फेज फर्स्ट में जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई थी वो इस एरिया में हुई थी, रोड के दूसरी तरफ दाएं तरफ हुई थी और यहाँ पर पूरा समतल कर दिया गया है। ये तमाम जो अवैध निर्माण थे उन्हें ध्वस्त कर दिया गया। लेकिन यहाँ पे आपको तस्वीरों में 3 मस्जिदें दिखाई देंगी। ये मस्जिदें अभी भी सुरक्षित है, यानी कि अगर मंदिर सुरक्षित है अभी तो अभी मस्जिदें भी सुरक्षित है। यानी योगी मॉडल में मंदिर सुरक्षित है तो मस्जिद भी सुरक्षित है। मंदिर के ऊपर से लाउडस्पीकर हटा है तो मस्जिदों से भी हटा है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी किस तरह से सिर्फ मुसलमान करते हैं वो आपको दिखा रहा हूं, ये सबूत है उसका। अकबर नगर में ये बुलडोजर एक्शन क्यों हो रहा है ये भी जान लीजिए, इसकी वजह भी जानिए। अकबर नगर कुकरैल नदी के किनारे बसा है। एलडीए के मैप में अकबर नगर डूब क्षेत्र है। यहां कुकरैल रिवर फ्रंट विकसित किया जाना है। कुकरैल नदी के किनारे 1100 अवैध मकान बने। एलडीए ने अवैध निर्माण तोड़ने का नोटिस दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अवैध निर्माण हटाने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बुलडोजर का एक्शन शुरू हुआ। अवैध फर्नीचर, शोरूम, दुकान, घर सब तोड़े जा रहे हैं। यानी अकबर नगर में जो भी हो रहा है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रहा है, बिना किसी भेदभाव के हो रहा है। लेकिन इसका एक पहलू यह भी है कि जिनके मकान तोड़े जा रहे हैं वो गरीब हैं, परेशान हो रहे हैं। अकबर नगर में लोग सालों से रहते आए। लोगों को यहां जमीन बेचते हुए यह नहीं बताया गया था कि पूरी बस्ती अवैध है। सुनिए लोग कैसे परेशान हैं, फिर बताऊंगा कि अकबर नगर के लोगों को अब कहां बसाया जा रहा है। अभी नहीं मिला है सर। मेरी सास को मिल गया नोटिस, एक ही आई थी लेकिन रहते तो हम तो वहीं थे उसी घर में, हर चीज तो अलग अलग था और उन्होंने कहा कि नोटिस एक आई है तो उन्हीं को मिलेगा। सबके मकान तोड़े जा रहे हैं? जी सबके तोड़े जा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं केवल मुस्लिम्स थे उनके तोड़े गए? उनके नहीं, सबके तोड़े जा रहे हैं। हिंदू मुस्लिम दोनों रहते थे, खाली हिंदू रहते थे? नहीं, हिंदू को भी देते हैं, मुस्लिम को तो सब मिल के रहते हैं। तो सब मकान सबके टूट रहे हैं? सबके टूट रहे हैं। अकबर नगर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई काफी पहले शुरू हो गई लेकिन बीच बीच में बुलडोजर एक्शन पर रोक लगती रही। अगर आप देखें 29 सितंबर 2023 को एलडीए ने एक आदेश जारी किया था। अकबर नगर में बने निर्माण अवैध हैं और ग्रीन बेल्ट है, ये सारे अवैध निर्माण गिरा देने चाहिए। फिर अक्टूबर 2023 में अतिक्रमण गिराने के लिए आदेश जारी हुआ। यूपी अर्बन प्लानिंग और डेवलपमेंट एक्ट 1973 के तहत आदेश जारी हुआ और आदेश के खिलाफ 15 दिसंबर 2023 को लखनऊ हाईकोर्ट में याचिका लगा दी गई। 22 दिसंबर 2023 को लखनऊ हाईकोर्ट ने अतिक्रमण रोकने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। फिर 6 मार्च 2024 को लखनऊ हाईकोर्ट ने फिर से आदेश दिया कि कुकरैल नदी के किनारे अवैध मकान 31 मार्च तक खाली करवाइए। लखनऊ हाईकोर्ट के फैसले पर रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई। 10 मई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया और याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने सभी विस्थापितों को आवास देने का आदेश दिया। कुछ लोग यह भी आरोप लगा रहे हैं कि अकबर नगर में लोगों के घर तोड़कर उन्हें बेघर कर दिया जा रहा है, जबकि यह भी सच्चाई नहीं है।
लखनऊ के पास अकबर नगर में जितने भी लोगों के मकान तोड़े गए हैं उन सभी को पीएम आवास योजना के तहत घर दिया जा रहा है। लखनऊ के बसंत कुंज में शिफ्ट हो रहे हैं ये विस्थापित। पीएम आवास योजना के तहत लोगों को घर मिल रहे हैं। 1800 परिवारों को ये घर मिला है, पीएम आवास आवंटित किए गए हैं। 800 से ज्यादा लोगों को घर का कब्जा दे दिया गया है। बेहद गरीब लोगों को मुफ्त में आवास मिला है। जो गरीब नहीं है उन्हें सब्सिडी पर घर मिल रहा है। सब्सिडी में 4,79,000 रुपए का पैसा मिल रहा है। फर्जी आधार कार्ड आवेदकों को घर नहीं मिलेगा। वेरिफिकेशन में फेल होने पर मकान नहीं दिया जा रहा। यानी ऐसा भी नहीं है कि घर तोड़ के लोगों को बेघर कर दिया जा रहा है। जितने घर तोड़े जा रहे हैं उसी के हिसाब से लोगों को घर दिए भी जा रहे हैं। लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के वीसी को सुनिए, जो घर मिलने की पूरी प्रक्रिया भी बता रहे हैं, फिर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। अकबर नगर फर्स्ट की बात करें तो आज सवेरे तक लगभग 80% लोगों ने अपना मकान खाली कर दिया था और वो जहां उनको आवास दिया गया वहां शिफ्ट हो रहे हैं। आज रात तक उम्मीद है कि सभी लोग शिफ्ट हो जाएंगे, जिससे कल से ध्वस्तीकरण की कार्यवाही और तेज हो। सबको प्रधानमंत्री आवास योजना में जो नए आवास बने हैं उनको अलॉट किया गया था और वहाँ सारी सुविधाएं हैं बसंत कुंज में। उनको हम लोग कब्जा दे रहे हैं और वहीं सामान अपना ले रहे हैं। 29 अप्रैल तक जिन लोगों ने आवास भरा था उनको 1800 लोगों को हम लोगों ने आवास दिया। उसके अलावा भी कोई अगर बीच में किसी का मकान कहीं अगर वो नहीं फॉर्म भर पाया था, अगर मकान पर डिमोलिशन नोटिस गई थी, तो उसको भी हम लोग मकान दे रहे हैं। एक तरफ तो यूपी में बीजेपी अपना मंथन कर रही है, सीएम योगी धड़ाधड़ एक्शन ले रहे हैं, लेकिन इंडी गठबंधन वाले क्या कर रहे हैं जरा वो भी देखिए। इंडी गठबंधन से नेता विपक्ष कौन होगा ये अभी फाइनल ही नहीं हो पा रहा। नेता विपक्ष कांग्रेस से होगा क्योंकि कांग्रेस विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है। कांग्रेस में ऐसी बातें चल रही कि नेता विपक्ष के लिए राहुल गांधी का नाम आएगा, लेकिन राहुल गांधी ने अभी तक कुछ फाइनल ही नहीं किया है। भाई वो तो राहुल गांधी के मूड पे है ना कि वो कहेंगे कि हाँ मैं बनूंगा तो बनूंगा, नहीं बनूंगा तो फिर देखते हैं, किसी को ढूंढेंगे। अब जानकारी ये आ रही है कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनना ही नहीं चाहते, वो संगठन में काम करना चाहते हैं। अब अगर राहुल गांधी नहीं तो कौन होगा नेता प्रतिपक्ष? कांग्रेस में राहुल गांधी के अलावा 4 नाम और चर्चा में हैं जो नेता प्रतिपक्ष बन सकते हैं। इनमें से 2 नेता दक्षिण भारत से हैं, केसी वेणुगोपाल और शशि थरूर। 2 नेता उत्तर और पूर्वोत्तर से हैं, गौरव गोगोई और मनीष तिवारी। सूत्रों का कहना है कि इन चारों में से कोई एक नेता लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बन सकता है। अब यह भी समझिए कि नेता प्रतिपक्ष का रोल कितना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसकी भूमिका क्या होती है। दरअसल लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष विपक्ष का चेहरा और आवाज बनता है। नेता प्रतिपक्ष के अधिकार और सुविधाएं ठीक वैसी होती हैं जो एक कैबिनेट मंत्री की होती हैं। नेता प्रतिपक्ष कई अहम कमिटीज का मेंबर होता है जिसमें जेपीसी भी शामिल है। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष सीबीआई डायरेक्टर, सीआईसी, एनएचआरसी, लोकपाल को चुनने वाली कमेटी में होता है। अलग अलग चयन समितियों में नेता प्रतिपक्ष की मौजूदगी से सरकार जो निर्णय लेती है उसमें पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित होती है। वहीं इंडी गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी भी अभी तक यह तय नहीं कर पाई है कि वो यूपी में नेता प्रतिपक्ष किसको बनाएगी। यूपी विधानसभा में अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष थे। अब अखिलेश यादव करहल विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे, लेकिन अब तो वो कन्नौज से चुनाव जीत गए लोकसभा का, तो अखिलेश ने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। अब अखिलेश केंद्र की राजनीति करेंगे तो सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी से अखिलेश किसे नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी देंगे। समाजवादी पार्टी में नेता प्रतिपक्ष के लिए 3 नामों की बड़ी चर्चा है। कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव इन 3 नामों में से किसी एक को चुनेंगे। इन 3 नामों के बारे में आपको बता देता हूं। पहला नाम तो शिवपाल यादव का है जो पहले भी नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं। अखिलेश के बाद यूपी में शिवपाल ही समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा है। पार्टी और संगठन में बैलेंस बनाकर रखते हैं और विधानसभा का अच्छा अनुभव है। हालांकि चर्चाएं यह भी हैं कि अखिलेश यादव अति परिवारवाद के आरोप से बचने के लिए शिवपाल को नेता प्रतिपक्ष नहीं बना सकते। शिवपाल के अलावा एक इंद्रजीत सरोज का नाम भी चर्चा में है। इंद्रजीत सरोज फिलहाल यूपी विधानसभा में विपक्ष के उपनेता हैं। इंद्रजीत सरोज के बेटे पुष्पेंद्र सरोज 2024 में कौशांबी से चुनाव भी जीते हैं। इंद्रजीत सरोज को संगठन और सरकार में काम करने का लंबा अनुभव। अखिलेश यादव के पीडीए वाली राजनीति में इंद्रजीत सरोज फिट भी बैठते हैं। इंद्रजीत सरोज के साथ समाजवादी पार्टी के एक और नेता राम अचल राजभर को लेकर भी चर्चा चल रही है। पिछड़ी जाति से आने वाले राम अचल राजभर अकबरपुर से विधायक हैं। अखिलेश यादव आने वाले समय में भी पीडीए की राजनीति करते रहेंगे, इसलिए नेता प्रतिपक्ष के लिए अति पिछड़े या दलित नेता को आगे कर सकते हैं। 2027 को ध्यान में रखते हुए अखिलेश राम अचल को नेता प्रतिपक्ष बना सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी इन तीनों नामों की चर्चा चल रही है। हो सकता है अखिलेश यादव के मन में कुछ और ही चल रहा हो या वो कोई चौंकाने वाला फैसला ले ले। लेकिन मोटे तौर पर यह कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने बीजेपी के लिए यूपी में जो पीडीए वाला चक्रव्यूह रचा था
वो उसको कायम रखना चाहते हैं, खुद भले दिल्ली आ जाएं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष में भी पीडीए की छाप दिखे, ये उनके मन में होगा क्या, ये तो वक्त बताएगा। पाठशाला में अब अगली क्लास, क्या संघ और बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं, कुछ बड़ा होने वाला है? संघ का इशारा या तकरार बीजेपी की मुश्किलें क्या बढ़ने वाली हैं? अब इसका चक्र। बीते कुछ दिनों से बीजेपी और आरएसएस को लेकर बहुत चर्चा चल रही है। चुनाव नतीजों के बाद आरएसएस की तरफ से कुछ ऐसे बयान आए जो बीजेपी को बहुत असहज करने वाले हैं, और विरोधियों को भी इन बयानों में बहुत मसाला दिख गया, क्योंकि विरोधी ये बातें फैलाने लगे कि बीजेपी और आरएसएस के बीच सब कुछ ठीक नहीं। इन सब बातों से बहुत भ्रम फैल गया कि क्या बीजेपी और आरएसएस के बीच कोई मनमुटाव है, क्या बीजेपी और आरएसएस के बीच समन्वय की कमी है, क्या आरएसएस बीजेपी के रवैये से खुश नहीं है, क्या बीजेपी की आरएसएस से दूरी बढ़ गई है, इसलिए बीजेपी की सीटें इस चुनाव में कम हो गई? ये सारे सवाल इसलिए होने लगे क्योंकि एक के बाद एक संघ की तरफ से बयान आए। सबसे पहले संघ के प्रमुख मोहन भागवत का बयान आया कि जो सेवक होते हैं उनमें अहंकार नहीं होना चाहिए। फिर संघ से जुड़ी पत्रिका के लेख में एक संघ विचारक ने लिखा कि आत्मविश्वास की वजह से उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं आए। अब संघ के बड़े नेता इंद्रेश कुमार ने भी कह दिया कि अहंकार की वजह से बीजेपी 240 से ज्यादा सीटें नहीं जीत पाई। अब इस तरह के बयान आएंगे तो विरोधियों को तो मौका मिलेगा ही, क्योंकि इस समय तो बीजेपी के विरोधियों को एक लाइफलाइन मिली हुई है और वो ऐसा हर मौका देख रहे हैं जिसमें वो नरेंद्र मोदी को कमजोर कर सके। इसलिए संघ के इन बयानों को लेकर बड़ी बात हो रही है। पहले आप संघ के नेता इंद्रेश कुमार का ताजा बयान सुनिए, जिसमें उन्होंने चुनावी नतीजे का अपना एनालिसिस करके बीजेपी की कम सीटों को अहंकार से और प्रभु राम के फैसले से जोड़ दिया था। फिर बताऊंगा कि अब वो क्या कह रहे हैं। अभी इस 2024 में भी राम राज्य का विधान देखिए, लोकतंत्र के परम में कैसा है। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया। और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण बोला। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं दी, सब मिलकर भी नंबर 1 नहीं बने, नंबर 2 पर खड़े कर दिए। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक है। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना दी। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। कहा तुम्हारी अनास्था का यही दंड तुम्हें है कि तुम सफल नहीं हो सकते। वैसे तो संघ से ऐसे बयान सार्वजनिक तौर पर नहीं आते। अगर कोई बात होती भी है तो वो अंदर ही अंदर मिल बैठकर बात हो जाती है। इसलिए सबको आश्चर्य भी हो रहा है कि क्यों इस तरह के बयान आ रहे हैं। जो बातें कमरे के अंदर बैठकर हो सकती हैं, वो बातें कैमरे पर क्यों हो रही हैं? और तब क्यों हो रही हैं जब इलेक्शन रिजल्ट आ गए? पहले ऐसी बातें क्यों नहीं की गई अगर मन में थी तो? ये सब सवाल सबके मन में आ रहे हैं। लेकिन इंद्रेश कुमार ने मोटे तौर पर 2 बड़ी बातें कही हैं। उनमें ये कि बीजेपी ने राम की भक्ति की, लेकिन उसमें अहंकार आ गया, और भगवान ने अहंकार के कारण बीजेपी को 240 पर रोक दिया। इंद्रेश कुमार ने इंडी गठबंधन के लिए कहा कि जिन्होंने राम के प्रति आस्था नहीं दिखाई, वो मिलकर भी 234 ला पाए। भगवान राम ने उन्हें उनकी अनास्था का दंड दिया। यानी संघ ने बीजेपी और इंडी गठबंधन दोनों को लपेट दिया। लेकिन इंडी गठबंधन इसी में खुश हो रहा है कि संघ ने बीजेपी के लिए कुछ तो कह दिया, क्योंकि पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान आया, फिर संघ की पत्रिका में लेख, और अब संघ विचारक इंद्रेश कुमार का बयान। संघ की तरफ से बीजेपी को बैक टू बैक नसीहतें आ रही हैं, तो इससे बीजेपी के विरोधी बड़े एक्टिव हो गए। इंडी गठबंधन के मन में तो लड्डू फूटने लग गया। जो पहले से ही ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जीते नहीं, वो तो हार गए। इंद्रेश कुमार के बयान पर इंडी गठबंधन ने क्या कहा वो सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि क्या संघ की बातों का गलत मतलब निकाला जा रहा है। रावण अहंकारी था, इसलिए प्रभु श्री राम ने रावण का पराभव किया, उनका वध किया। आज वही अहंकार राम के नाम पर चल रहा था, जनता ने अहंकार को रोक दिया है, पूरी तरह से पराजित नहीं हुआ है। वो काम आरएसएस को करना पड़ेगा। स्वयं सेवक संघ के पहले सबसे बड़े नेता ने बोला, अब उनके नंबर 2 के नेता बोल रहे हैं, और कह क्या रहे हैं कि भाजपा में अहंकार आ गया था। चुनाव के पहले नहीं दिख रहा था इंद्रेश जी आपको कि भाजपा की चाल में, ढाल में, सूरत में, शकल में उनके दोनों नेताओं के अहंकार भर गया।
चलने से दिखता था अहंकार उनके। बीजेपी की सरकार और प्रधानमंत्री को इतना अहंकार था कि उसने आकाश छू लिया था, और मुझे नहीं लगता कि वो अहंकार अभी भी कम हुआ है। यानी अगर सीटें मन मुताबिक ना आए, कुछ कम हो जाएं, तो वह अहंकार का परिचायक होता है इंडी गठबंधन के हिसाब से। तो सवाल तो यह पूछा जाना चाहिए कि जो कांग्रेस पिछले 3 चुनाव में 100 पार नहीं कर पा रही है, वो कितने अहंकार में। सारी पार्टियां मिलकर भी बीजेपी से कम सीटें लाई हैं, तो क्या उनका मिलकर भी जितना अहंकार है वो बीजेपी से ज्यादा है क्या? इसलिए बीजेपी को पार नहीं कर पाए। संघ के इन बयानों से इंडी गठबंधन खुश है। उसे यह कहने का मौका मिल गया कि बीजेपी और संघ में टकराव चल रहा है। हालांकि इंडी गठबंधन यह खुशी ज्यादा देर उसकी टिक नहीं पाई, क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर आ गई कि इंद्रेश कुमार का बयान संघ का आधिकारिक स्टैंड नहीं है। सूत्रों के मुताबिक संघ ने इंद्रेश कुमार के बयान से खुद को अलग कर दिया। यानी संघ ने एक तरह से बता दिया कि चुनाव को लेकर यह इंद्रेश कुमार का बयान निजी आकलन है। संघ के स्टैंड से भी मैसेज चला गया कि उसके कंधे पर बंदूक रखकर इंडी गठबंधन बीजेपी को नहीं घेर सकता। यह भी समझना होगा कि इंद्रेश कुमार ने किस भावना से यह बयान दिया, और उनके बयान में सुझाव और नसीहत का भाव ज्यादा है और कटु आलोचना वाला भाव कम। और शायद इसी वजह से बीजेपी के नेता उनके बयान को एक सबक के तौर पर ले रहे हैं। इंद्रेश कुमार के बयान पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया को सुनिए, फिर आगे की बात बताता हूं कि इंद्रेश कुमार का एक नया बयान आया है, उसमें वो क्या कह रहे हैं। अहंकार की बात है। मैं इंद्रेश जी बहुत बड़े व्यक्ति है, उनके हर एक ऑब्जर्वेशन को हम ध्यान से सुनते हैं, सबक लेते हैं। वैसे इंद्रेश कुमार ने अपने बयान पर सफाई भी दे दी है। सुनिए इंद्रेश कुमार ने अपने नए बयान में क्या कहा है। देश का वातावरण इस समय में बहुत स्पष्ट है। जिन्होंने राम का विरोध किया वो सब सत्ता से बाहर हैं। जिन्होंने राम की भक्ति का संकल्प लिया आज वो सत्ता में है, और तीसरी बार की सरकार श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बन गई है। देश उनके नेतृत्व में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा, यह विश्वास जन जन में जागृत हुआ है, और ये विश्वास फले फूले, इसकी शुभकामना करते हैं। संघ की बातों में बीजेपी के लिए आलोचना नहीं बल्कि नसीहत का भाव ज्यादा है, और यह सब इसलिए जिससे आगे के लिए चीजों को सुधारा जा सके। जबकि इंडी गठबंधन में तो हार के बाद भी ऐसा कुछ नहीं हो रहा। कम से कम बीजेपी और संघ के अंदर इतना तो है कि सबसे ज्यादा सीटें जीतने के बाद भी वो मंथन कर रहे हैं, अपनी कमियों पर चर्चा कर रहे हैं, सलाह कर रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं कि कहां गलती हुई। खासतौर पर यूपी और महाराष्ट्र को लेकर ज्यादा बात हो रही है, क्योंकि लोकसभा सीटों के लिहाज से यूपी और महाराष्ट्र 2 सबसे बड़े राज्य हैं। वहीं पर बीजेपी को ज्यादा नुकसान हुआ, और इन दोनों राज्यों में बीजेपी का वोट शेयर और सीटें दोनों कम हुई हैं। जैसे अगर आप देखिए, यूपी में बीजेपी की सीटें 62 से 33 हो गई, और वोट शेयर 50 से घटकर 41% हो गया। महाराष्ट्र में बीजेपी की सीटें घटकर 9 रह गई 23 के मुकाबले, और 4% का वोट शेयर का लॉस हुआ है। इसलिए संघ और बीजेपी के बीच ये सब बातें चल रही कि यूपी और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में कहां कहां गलतियां हुई, कहां कहां क्या सुधारा जा सकता है। लेकिन संघ की बातों पर कांग्रेस ऐसे उछल रही है जैसे संघ और बीजेपी में कोई दूरी आ गई, जैसे संघ और बीजेपी तो अलग हो गए। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा को सुनिए, फिर बताता हूं कि इंद्रेश कुमार के बयान पर अयोध्या में क्या हलचल मच गई है। कौन गंभीरता से लेता है आरएसएस को? मोदी जी खुद तो लेते नहीं, तो हम क्यों लें? जब बोलने का समय था तब बोला होता तो सब गंभीरता से लेते। तब आप चुप रहे, सत्ता के मजे आप भी लूट रहे थे। हर जिले में, हर राज्य में आरएसएस के कार्यालय बन रहे थे, तब तो आप चुप रहे। अब जब लग रहा है कि चिड़िया चुग गई खेत, तो बोलने आ गए। कौन सुन रहा है? पहले मोदी जी सुन ले उनको, फिर हम सुन लेंगे। राहुल गांधी हर दूसरे बयान में जो है वो संघ का नाम लेते हैं। सारी लड़ाई संघ की विचारधारा से लड़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी से लड़ रहे हैं, और पवन खेड़ा कह रहे संघ को सुनता कौन है। बीजेपी और संघ के बीच जो चल रहा है उसमें कांग्रेस इतना इंटरेस्ट इसलिए ले रही है क्योंकि पहले ये सोच रहे थे कि एनडीए में फूट पड़ जाएगी। एनडीए में तो फूट पड़ी नहीं। ये सोच रहे थे कि नायडू नीतीश कुछ खेला करेंगे, वो हुआ नहीं। तो अब ये संघ और बीजेपी के बीच टकराव की उम्मीद लगा के बैठे हैं, और कांग्रेस इस तरह का माहौल बनाने में जुटी है कि कुछ उथल पुथल हो जाए और उन्हें मौका मिल जाए। इसलिए देखिए कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस तरह की बातें कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार तो किसी भी वक्त गिर जाएगी। एक बार कांग्रेस अध्यक्ष को भी सुनिए। एनडीए गवर्नमेंट गलती से बनी हुई है। मोदी जी को एक तो मैंडेट नहीं है और माइनॉरिटी गवर्नमेंट है,
ये गवर्नमेंट कभी भी गिर सकती है। अब देखेंगे, हम ये नहीं बोलेंगे कि अच्छा, हम तो ये कहेंगे अच्छा चलने दो, देश के लिए अच्छा होने दो, देश मजबूत बनाने के लिए हम सब लोग मिलके काम करना चाहिए। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर की आदत ये है कि जो चीज ठीक से चलती है उसको चलने नहीं देते, लेकिन हमारे तरफ से हम पूरा देश को मजबूत करने के लिए कोऑपरेट करेंगे। इसी तरह विपक्ष को यह उम्मीद थी कि स्पीकर के पोस्ट पर एनडीए के अंदर घमासान मच जाएगा। इंडी गठबंधन की तरफ से चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को यह कहकर डराया गया कि बॉस स्पीकर की पोस्ट अपने पास रखना, वरना बीजेपी उनकी ही पार्टी तोड़ देगी। लेकिन इंडी गठबंधन का यह दांव भी काम नहीं आया। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि बीजेपी जिसे नॉमिनेट करेगी स्पीकर के लिए हम उसका समर्थन कर देंगे। सुनिए केसी त्यागी को, फिर अयोध्या में लेकर क्या बयानबाजी हो रही है वो दिखाता हूं। विपक्ष ने ये कहा है कि दोनों जेडीयू और टीडीपी में से ही कोई विपक्ष का स्पीकर, लोकसभा स्पीकर बने, अन्यथा टीडीपी जेडीयू मजबूती के साथ एनडीए में है और भारतीय जनता पार्टी जिसको भी नॉमिनेट करेगी हम उसका समर्थन करेंगे। ये लीजिए, अब इंडिया अलायंस का एक और सपना टूट गया। ये तो कह रहे हैं जिसको बीजेपी बोल देगी उसको स्पीकर बना देंगे। ये तो इंडी गठबंधन के अपने सपने हैं जो अब तक सपने ही बनकर रह गए हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार अच्छे से बनाई है, अच्छे से चल रही है। पुरानी टीम के साथ ही एक तरह से वही तेवर, वही ताकत नरेंद्र मोदी के पास है। जबकि मंथन तो कांग्रेस को करना चाहिए कि वो पूरा जोर लगाकर भी तीसरी बार हार गए। लगातार तीसरी बार भी कांग्रेस 100 सीट पर नहीं पहुंच पाई। पूरा इंडी गठबंधन मिलकर भी सिर्फ 234 सीट पर पहुंच पाया, जबकि अकेले नरेंद्र मोदी की 240 सीट आई। इसके बावजूद चर्चा इस बात पर है कि बीजेपी क्या कर रही है, कांग्रेस को क्या करना चाहिए, इस पर चर्चा नहीं। संघ नेता इंद्रेश कुमार ने अयोध्या में बीजेपी को मिली हार पर भी बयान दिया। उन्होंने इस हार के लिए बीजेपी के उम्मीदवार लल्लू सिंह को जिम्मेदार बताया। सुनिए वो बयान भी। लल्लू सिंह, उसने जनता के ऊपर जुल्म किए थे। राम जी ने कहा थोड़ी देर 5 साल विश्राम कर ले, अगली बार देख लेंगे तेरा भी क्या करना। इसलिए राम भेदभाव नहीं करते हैं, राम सजा नहीं देते, राम किसी का विलाप नहीं करवाते हैं, राम सबको न्याय देते थे, देते हैं, देते रहेंगे। लेकिन इंद्रेश कुमार के बयान पर राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी ने कहा कि अहंकार जैसी कोई बात नहीं, 240 सीटें भी कम नहीं होती। एक बार सुनिए आचार्य सत्येंद्र दास को, फिर पाठशाला में अगला चैप्टर खोलूंगा जिसमें भारत की नई ताकत दिखाऊंगा। और अभिमान नहीं हो गया है, वो अपने ढंग से जो भी करते रहे वो ही ठीक करते रहे। और 241 यदि सांसद उनके हो गए हैं तो ये कम नहीं है, बहुत है। हाँ, रही बात कि प्रयास इनके कुछ दूसरा रहा और प्रयास में विफल रहे, भाजपा विफल रही, और इसीलिए कि इंद्रेश जैसे विचारक जो आरएसएस में हैं उन लोगों ने सहयोग नहीं दिया। यानी आचार्य सत्येंद्र दास जी जो राम मंदिर के मुख्य पुजारी हैं, वो तो इंद्रेश कुमार पर ही सवाल उठा रहे हैं कि इंद्रेश कुमार जी जैसे नेताओं ने सहयोग नहीं दिया, इसलिए बीजेपी लक्ष्य से पीछे रह गई। खैर, संघ और बीजेपी के रिश्तों को करीब से जानने वाले ये आसानी से बता सकते हैं कि आमतौर पर संघ और बीजेपी के बीच कोई मतभेद नहीं रहता। अगर कोई मतभेद है भी तो सार्वजनिक मंच पर बयानबाजी संघ का स्टाइल नहीं है। वो पर्दे के पीछे बीजेपी के साथ इस मसले को सुलझा ही लेगी। जो इंडी गठबंधन संघ और बीजेपी के बीच घमासान की बात कर रहा है उसे यह भी समझना चाहिए कि बीजेपी की सियासी लड़ाई में संघ कभी सीधे इन्वॉल्व नहीं होता। अगर संघ को लगता है कि बीजेपी में कुछ गलत है तो वो इनपुट देता है। आप देखिए कि 1-2 दिन में गोरखपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने वाले हैं। अगर संघ और बीजेपी में खटपट होती तो फिर इस मुलाकात का क्या मतलब हो सकता है। लेकिन जिसको जो कहना है वो कह रहा है। भाई, संघ के जितने अरमान थे, अनुच्छेद 370 हटे, नरेंद्र मोदी सरकार नहीं हटाया ना। राम मंदिर बने, नरेंद्र मोदी सरकार में ही बना ना। तो ये कह देना कि संघ और बीजेपी अलग हो गए, ऐसा कुछ है नहीं। और जिस तरह से ये लोग चर्चा कर रहे हैं इससे तो इनके लिए और बेहतर ही होगा। कमियां जो हैं वो खत्म होंगी और आगे का रास्ता बनेगा। जो लोग मजे ले रहे हैं वो ये सोचें कि वो कितने मजे में कितने दिन रहने वाले हैं। पाठशाला में अब अगली क्लास, मोदी ले आए वो नागास्त्र जो अपने आप आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाएगा। भारत का वो हथियार जिससे बॉर्डर पार गए बिना क्या मिशन पीओके पूरा हो जाएगा।
आपको याद होगा कि फरवरी 2019 में भारत ने पाकिस्तान में घुसकर बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी। इस एयर स्ट्राइक में इंडियन एयरफोर्स ने पीओके में मौजूद पाकिस्तानी आतंकियों के अड्डे उड़ा दिए थे। अगर आज की तारीख में फिर से आतंकियों के ठिकाने खत्म करने हो तो इसके लिए हमारे सैनिकों को भेजने की जरूरत भी नहीं। अब यह काम भारत का नया ड्रोन नागास्त्र कर देगा, यानी अब किसी मिशन में बिना सैनिक भेजे ही दुश्मन का खात्मा किया जा सकता है। इसके लिए इंडियन आर्मी को आत्मघाती ड्रोन नागास्त्र का पहला बैच मिल गया है। इसे भारत ने स्वदेशी तकनीक से तैयार किया है। इसके इस्तेमाल से दुश्मनों के ट्रेनिंग कैंप, ठिकाने और लॉन्च पैड को तबाह किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस ड्रोन के आने से भविष्य में सर्जिकल स्ट्राइक के लिए फाइटर जेट्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। नागास्त्र ड्रोन जो है वो देश का पहला इंडिजिनस सुसाइड ड्रोन है, यानी यह देश का पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन है। आमतौर पर ड्रोन से मिसाइल जैसे हथियार लॉन्च किए जाते हैं, यानी वो ड्रोन फाइटर प्लेन की तरह काम करते हैं, लेकिन उसमें पायलट नहीं होता। लेकिन यह नागास्त्र ड्रोन उड़ान भरने के बाद टारगेट पर अटैक करके खत्म हो जाता है। इस तकनीक के बारे में आगे आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन इससे पहले इस नागास्त्र की खूबियां समझिए। नागास्त्र के 2 वेरिएंट हैं जो 60 से 90 मिनट तक उड़ान भर सकते हैं। इसकी ऑपरेशनल रेंज 15 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक है, मतलब 100 किलोमीटर दूर जाकर भी अटैक कर सकता है। यह अपने साथ 2 किलो से 10 किलो तक वॉरहेड यानी गोला बारूद लेकर उड़ सकता है। इस ड्रोन को साइलेंट मोड पर 1200 मीटर की ऊंचाई पर ऑपरेट किया जा सकता है, मतलब पता भी नहीं चलेगा कि यह उड़ रहा है, इतना साइलेंटली चला जाएगा। तो यह दुश्मन की पकड़ में भी बड़ी मुश्किल से आएगा, यानी जब तक दुश्मन को इसका पता चलेगा तब तक तो बॉस ये अपना काम कर देगा और दुश्मन का काम तमाम हो जाएगा। यह ड्रोन उड़ान भरने के बाद दुश्मन के टैंक, बंकर, बख्तरबंद वाहन, हथियार डिपो या सैनिकों पर सटीक हमला कर सकता है। इसका वजन 6 से 10 किलो है और यह एक मैन पोर्टेबल ड्रोन है, यानी इसे 2 सैनिक आराम से ऑपरेट कर सकते हैं। इस ड्रोन को ट्राइपॉड या हाथों से भी उड़ाया जा सकता है। इसके विस्फोट से 20 मीटर का इलाका खत्म हो सकता है और इसमें रियल टाइम वीडियो भी बनता है, यानी ये सर्विलांस और हमला दोनों काम बड़ी आसानी से कर सकता है। मतलब देखता भी रहेगा कि कहां बम गिराना है, आपको भी दिख रहा है कि अच्छा यहां पहुंच गया, मारो इसको, मार देगा धक। स्वदेशी तकनीक से तैयार नागास्त्र ड्रोन से दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह भी है कि यह विदेशों से खरीदे जाने वाले ड्रोन से करीब 40% सस्ता पड़ता है। भारत ने पिछले कुछ समय में इस तरह के ड्रोन इजराइल और पोलैंड से इंपोर्ट किए। उनके 2 ड्रोन की कीमत भारत में 2 ड्रोन की जो कीमत है उसमें भारत में ऐसे 5 ड्रोन तैयार कर लेगा भारत। और इसका सुसाइड फीचर क्या है, आत्मघाती फीचर, अब वो भी सुनिए। नागास्त्र ड्रोन एक लाइटरिंग म्यूनिशन तकनीक से तैयार ड्रोन है, जिसे आत्मघाती ड्रोन या कामिकेज ड्रोन भी कहा जाता है। यह एक एरियल वेपन सिस्टम है जो हवा में टारगेट के आसपास घूमता है और अटैक करने के बाद खत्म हो जाता है। इसके अलावा इस ड्रोन में पैराशूट रिकवरी मैकेनिज्म सिस्टम लगा है, यानी अगर टारगेट ना मिले या अचानक मिशन कैंसिल करना पड़े तो यह अपने आप वापस भी आ जाएगा। ऐसा नहीं कि गया है फटने के लिए तो फट कर ही आएगा, पाकिस्तान का आतंकी थोड़ा ही है, ये वापस आ जाएगा कि नहीं मिला चलो मार दो छोड़ो। इस दौरान पैराशूट के जरिए इसकी सॉफ्ट लैंडिंग करा सकते हैं। इस फीचर की वजह से इसे कई बार इस्तेमाल किया जा सकता है। इन ड्रोन्स को नागपुर की कंपनी सोलर इंडस्ट्रीज की इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव लिमिटेड यूनिट ने बनाया है। भारतीय सेना ने 480 नागास्त्र ड्रोन ऑर्डर दिए थे, इनमें से 120 ड्रोन की डिलीवरी कर दी गई। इसकी टेस्टिंग चीन सीमा के पास लद्दाख की नुब्रा घाटी में किया जा चुका है। किसी मिसाइल हमले की तुलना में यह कम लागत वाला ऐसा हथियार है जो सीमा पर घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों को खत्म कर सकता है। नागास्त्र की तरह ही एक और ड्रोन है जिसे भारतीय सेना में शामिल करने की तैयारी चल रही है। इस ड्रोन का नाम है तापस ड्रोन। यह नागास्त्र ड्रोन की तुलना में ज्यादा बड़ा और लंबी रेंज में हमला करने वाला है। एडवांस ड्रोन है। इस ड्रोन के लिए कहा जा रहा है कि इसके आने के बाद अमेरिका का डिफेंस ड्रोन मार्केट जो है वो हिल सकता है। इसके बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन इस समय अपडेट यह है कि इसे भारत का डीआरडीओ और HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड स्वदेशी तकनीक से तैयार कर चुका है। फिलहाल इसकी रेंज बढ़ाने की तैयारी चल रही है। अपने पिछले ट्रायल के दौरान यह तापस ड्रोन 28,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ चुका है, लेकिन HAL इसकी रेंज 30,000 फीट करना चाहती है, इसलिए इसकी रेंज बढ़ाने पर काम चल रहा है। जैसे ही इसकी रेंज 30,000 पर पहुंच जाएगी वैसे ही इसे भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आपको तापस ड्रोन के फीचर्स बता देता हूं। ये जो तापस BH-201 ड्रोन है, ये एक अटैकिंग ड्रोन है। इसका वजन 1800 किलोग्राम है, जो लगभग 350 किलोग्राम के हथियार लेकर उड़ान भर सकता है। इसके शक्तिशाली इंजन की वजह से 28,000 फीट की ऊंचाई पर 18 घंटे की उड़ान ये भर सकता है। 18 घंटे उड़ सकता है बॉस।
इसके अलावा तापस ड्रोन अपने आप ही टेक ऑफ और लैंड करने की क्षमता रखने वाला ड्रोन है। इस ड्रोन की लंबाई 9.5 मीटर और इसके विंग्स की चौड़ाई 20.6 मीटर है, जिसकी वजह से ये 224 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ सकता है। इसके बड़े विंग स्पैन की वजह से यह ड्रोन लगातार 1000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। इसका एक और शानदार फीचर यह है कि यह ड्रोन दिन और रात दोनों समय ऑपरेट किया जा सकता है। अगर इसकी रेंज बढ़ा दी जाती है तो पहले फेज में 10 से 12 ड्रोन के ऑर्डर मिल सकते हैं। इंडियन नेवी इस ड्रोन को अंडमान और निकोबार के समुद्री इलाकों में निगरानी के लिए इस्तेमाल करना चाहती है, ताकि चीन से आने वाले जहाज और समुद्री लुटेरों पर नजर रखी जा सके। पिछले कुछ समय में इंडियन नेवी ने दूसरे देशों के कई जहाजों को समुद्री लुटेरों से बचाया है। यानी एक तरफ भारत अपनी स्वदेशी तकनीक से ड्रोन तैयार कर रहा है और दूसरी तरफ देश की ताकत बढ़ाने के लिए पीएम मोदी अमेरिका से भी MQ-1 प्रीडेटर ड्रोन मंगवा रहे हैं। पिछले साल जून में जब पीएम मोदी अमेरिका गए थे ना, तब इस प्रीडेटर ड्रोन की डील फाइनल हुई थी। भारत की अमेरिका से 31 प्रीडेटर ड्रोन की डील हुई है, जिसमें से 15 ड्रोन भारतीय नौसेना को मिलने वाले हैं। इस ड्रोन से भारत हिंद महासागर में अपनी निगरानी का दायरा बढ़ा सकता है, ताकि श्रीलंका और मालदीव के पास आने वाले चीन के जहाजों पर नजर रखी जा सके। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर इस ड्रोन से लेजर गाइडेड बॉम्ब की मदद से 150 किलोमीटर की दूरी पर दुश्मन को खत्म किया जा सकता है। लेकिन अब भारत तापस ड्रोन पर काम कर रहा है, तो आने वाले समय में प्रेडेटर ड्रोन को टक्कर दे सकता है ये, क्योंकि ये प्रेडेटर ड्रोन की तरह एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग ड्रोन है, जिसकी कीमत अमेरिका के ड्रोन से बहुत कम है। जिस दिन भारत का तापस ड्रोन 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने लग गया, उस दिन इंटरनेशनल मार्केट में इस ड्रोन की डिमांड बहुत बढ़ जाएगी। यानी भारत अपनी ताकत भी बढ़ा रहा है और दुनिया का जो ड्रोन मार्केट है उसमें अपनी पकड़ भी बढ़ा रहा है।